morning, welcome to my channel Grammar Point. We are going to discuss about the poem from an Elgi written in a country churchyard in this lecture. So, from an Elgi written in a country churchyard poem is composed by थॉमस ग्रे. यह कविता थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई है. ही वॉज द पोएट ऑफ 18th century. वो 18वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं. ही वॉज द मोस्ट लर्नेड मैन आफ्टर मिल्टन. मिल्टन के बाद वो भी सबसे विद्वान व्यक्ति थे और ईश्वर में उनकी काफ़ी आस्था थी. और ही रिमेन बैचलर टिल लाइफ. पूरे जीवन तक जो है वो बैचलर ही रहे, अविवाहित रहे, अनमैरिड रहे और केवल साहित्य में जो है रचनाओं को लिखा और रचनाओं को लिखकर सेवा करने का काम किया. तो थॉमस ग्रे का जो जन्म है वो ही वॉज बॉर्न इन 1716. उनका जन्म मतलब 26 दिसंबर 1716 मतलब 26 दिसंबर 1716 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है 1771 ईस्वी में हुई थी. तो यह इनका एल्गी है. एल्गी का मतलब होता है शोक गीत. क्या होता है? शोक गीत. ये पोएम दैट इज बेस्ड ऑन द मिजरी ऑफ देयर डियर एंड किन्स. मतलब अपने स्वजनों के, अपने जो है या समाज के जो है दुखों पर गाया जाने वाला गीत जो है वो शोक गीत कहलाता है. इसको मोर्न सॉन्ग भी कहते हैं. तो इसमें जो है थॉमस ग्रे साहब उन गरीब व्यक्तियों के बारे में वर्णन करते हैं जो अपने कब्र में दफना दिए गए हैं, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं. वो गांव के साधारण व्यक्ति थे, कठिन परिश्रम करते थे, उनको कोई जानने वाला नहीं था, उनका कोई इतिहास नहीं था. ऐसे व्यक्तियों के बारे में थॉमस ग्रे अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं. तो ये कविता शुरू होती है. इट इज इवनिंग टाइम एंड चर्च इज वेल बिगन टू इन्फॉर्म द डे इज ओवर एंड द नाइट इज अबाउट टू कम. इसमें गिरजाघर की घंटियां शाम को बजती हैं और वो ये सूचना देती हैं कि दिन समाप्त हो गया है, शाम हो रही है, रात आने वाली है. तो इसमें जो है थॉमस ग्रे साहब ने उन गरीब व्यक्तियों के लिए, उन गांव के पूर्वजों के लिए संवेदना व्यक्त की है जो हमेशा के लिए अपने कब्रों में दफना दिए गए हैं, जो हमेशा के लिए अपने कब्रों में पड़े हुए हैं. तो शाम का समय है, कब गांव के बाहर चर्चयार्ड में, कब्रिस्तान में खड़ा हुआ है और वो जो है सोचता है, कल्पना करता है, देखता है और कहता है कि गिरजाघर की घंटियां ये सूचित करती हैं कि दिन समाप्त हो गया है और रात का आरंभ होने वाला है. तो दिन समाप्त होने पर जो जो फिनोमिनन होते हैं, जो जो घटनाएं होती हैं, उसके बारे में कवि चर्चा करता है कि दिन समाप्त होने पर सुबह में गांव से अपने चारागाह को जाने वाली गायें, दिन भर चारागाह में चलने वाली गायें, रंभाते हुए पशु अपने घरों को वापस लौट रहे हैं. अपने घरों को क्या कर रहे हैं? वापस लौट रहे हैं. और दिन भर के परिश्रम किए हुए किसान, सुबह से शाम तक परिश्रम करने वाले किसान भी अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे अपने घरों को वापस लौट रहे हैं. वो भी अपने थके हुए कदमों से धीरे धीरे
अपने घरों को वापस लौट रहे हैं और कवि कहता है कि यह अंधकार और यह संसार मेरे लिए छोड़ जा रहे हैं। अर्थात कवि अकेला कब्रिस्तान में कल्पना करता है, सोचता है और कहता है कि अब तो मेरे लिए केवल यही अंधकार और यह संसार छूट रहा है, बाकी सब लोग अपने घरों को जा रहे हैं। तो प्रथम 4 पंक्तियों में कवि ने इसका वर्णन किया है। अगले में वो कब्रों का वर्णन करता है कि कब्रों में जो गांवों के पूर्वज गरीब थे, जिनको कोई जानने वाला नहीं था, वो दफना दिए गए हैं। इसमें कवि जो है चीड़ के वृक्ष यल्म के ट्री के बारे में वर्णन करता है। यू ट्री सदाबहार वृक्ष जो हमेशा हरा रहता है, उन पेड़ों के नीचे जहाँ की जमीन ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, वहाँ जो है कब्रों को बना करके और वहाँ जो है गांव के गरीब पूर्वज दफना दिए गए हैं। वो अपने से छोटी छोटी कब्रों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। वो अपनी छोटी छोटी कब्रों में, कब्र जो है मनुष्य की लंबाई चौड़ाई के अनुसार जो है वो मतलब खोदी जाती है, जिससे उसका बॉडी केवल उसमें रखा जा सके और उसके बाद उसको ऊंची मिट्टी से ढक दिया जाता है। तो वही जो है कवि कहता है कि चीड़ के वृक्ष के नीचे या सदाबहार वृक्ष के नीचे उन गरीब व्यक्तियों की कब्रें जो है पड़ी हुई हैं, जहाँ की जमीन ऊंची नीची है, ऊबड़ खाबड़ है और वो हमेशा के लिए अपने कब्रों में सोए हुए हैं, हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। कौन? द रूट फोरफादर्स, जो बेचारे पूर्वज, गरीब पूर्वज, गांव के पूर्वज गरीब लोग, पुअर पर्सन रिमेन बरीड इन देयर ग्रेव्स, वे हमेशा अपने कब्रों में पड़े हुए हैं। छोटे छोटे गांवों के लोग हैं जो मर चुके हैं और हमेशा के लिए दफना दिए गए हैं। कवि आगे कहता है, वर्णन करता है कि द ब्रीज ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, सुबह की सुगंधित हवा, सुबह की तरोताजा हवा। मॉर्निंग वॉक हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि सुबह की जो हवा होती है वो बहुत फ्रेश और क्लीन होती है, बहुत स्वच्छ और ताजगीपूर्ण होती है, सुगंधित हवा होती है। तो सुबह की सुगंधित हवा और मुर्गे की तीखी बाग, मुर्गे का बोलना और आखेट के लिए जाते हुए शिकारियों के धनुष के टंकार की आवाज, ये सब जब वो लोग जीवित थे, वो गरीब व्यक्ति जीवित थे, तो उनको जगाया करती थी। आज वो अपने कब्रों में हमेशा के लिए पड़े हुए हैं। इन फिनोमेनन पर, इन घटनाओं का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब वो जीवित थे तो सुबह की सुगंधित हवा और पक्षियों का चहचहाना, चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स, पक्षियों का चहचहाना, मुर्गे की बाग देना और आखेट के लिए, शिकार के लिए जाते हुए शिकारियों के धनुष के टंकार की आवाज, ये सब उन्हें जगाया करती थी। वो अपने बिस्तर से उठ जाते थे। लेकिन आज ये लोग मर चुके हैं, तो इन घटनाओं का, मुर्गे की बाग का, सुबह की सुगंधित हवा का और चिड़ियों के चहचहाने का, इन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये हमेशा के लिए इटर्नल स्लीप, शाश्वत निद्रा, चिल निद्रा में पड़े हुए हैं। तो इसमें कब इसका वर्णन करता है, अगले पैसेज में कब जो है वर्णन करता है कि जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, द पीपुल हु हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, ऐसे लोग जो महत्वाकांक्षी होते हैं
अपनी महत्वाकांक्षा से आगे बढ़ जाते हैं, समाज में उन्नत कर लेते हैं, उनके पास धन वैभव हो जाता है, तमाम शक्ति हो जाती है, तो एम्बिशियस पीपुल की बात कर रहा है कि उनको इन गरीब व्यक्तियों का उपहास नहीं करना चाहिए। ये गरीब व्यक्ति जो हमेशा के लिए अपने कब्रों में पड़े हुए हैं, इनका कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके मनोरंजन साधारण थे, इनका रहन सहन साधारण था, इनका खान पान साधारण था, इनके मनोरंजन साधारण थे। तो इन सभी चीजों पर कभी भी महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को उपहास नहीं करना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनका कभी उपहास उनके घरेलू मनोरंजन का और उनके अस्पष्ट भाग्य का, उनका भाग्य भी उनका साथ नहीं देता है। वो अनफॉर्चुनेट पर्सन होते हैं तो भाग्य भी उनका साथ नहीं देता है और वो केवल अर्निंग फॉर लिविंग, जीविका के लिए किसी तरह से कमा पाते हैं। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, सादा जीवन, उच्च विचार उनका होता है, लेकिन उनका जो भोजन होता है वो भी बहुत साधारण होता है और साधारण मनोरंजन में जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसे पूर्वजों का महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कभी भी उपहास नहीं करना चाहिए, उनको घृणापूर्ण मुस्कान, उन पर घृणापूर्ण मुस्कान नहीं करनी चाहिए, उनको घृणा से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उनको सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी मनुष्य हैं, कठिन परिश्रम करते थे, लेकिन साधारण थे, उनका भाग्य ठीक नहीं था, इस नाते वो साधारण ही रह गए थे, लेकिन फिर भी वो मनुष्य थे, इस नाते उन लोगों का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। लास्ट में कवि कहता है कि जो है उच्च परिवार में पैदा होने वाले लोग, शाही घराने में, राजा के घर में पैदा होने वाले लोग, अत्यधिक फिजिकल पोजेशंस, धन संपत्ति रखने वाले लोग, उनका सारा शान शौकत, उनकी सुंदरता, उनका गाड़ी बंगला, सभी चीज़ें जो है वो, और उनका सारा वेल्थ, सारा पावर, सारा पैसा, वो भी केवल अकाट्य समय का इंतजार करता है, इनवाइटेबल आवर का इंतजार करता है, और वो है मृत्यु। क्योंकि चाहे धनी या गरीब हो, पुअर आर रिच, दे मस्ट डाई वन डे। चाहे धनी हो या गरीब हो, एक दिन आपको निश्चित रूप से मरना है। तो लास्ट का जो पैसेज है वो फिलॉसफी ऑफ ग्रेव, कब्र की दार्शनिकता के बारे में बताया गया है कि उच्च कुल में पैदा होने वाले लोग, अपने धन वैभव का सेखी बघाड़ने वाले लोग, गाड़ी बंगला कार रखने वाले लोग, भय और आतंक दिखाने वाले लोग, अपनी सुंदरता का घमंड रखने वाले लोग, अपने धन का घमंड रखने वाले लोग, सबका अंतिम गति मृत्यु ही होती है। डेथ इज एवर लास्टिंग, क्योंकि डेथ इज इटर्नल, मृत्यु शाश्वत है। द रिच आर पुअर मस्ट डाई वन डे, चाहे धनी हो या गरीब हो, एक दिन सबको मरना ही है। तो वही द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव, उनका वैभव, उनका धन, उनकी संपत्ति, सब कुछ जो है वो मृत्यु की तरफ, कब्र की तरफ ही ले जाता है। अर्थात रिच आर पुअर मस्ट डाई वन डे, धनी या गरीब, चाहे जो भी व्यक्ति हो, उसको मरना है। इस नाते कब इसमें हमें आगाह करता है और हमें जो है सलाह देता है कि हमें कभी उच्च कुल में पैदा होने का, धन का, वैभव का, फिजिकल पोजेशंस का
वर्ldly possessions का, सांसारिक धन संपत्ति वैभव का कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंजिल सबकी एक ही होती है। मंजिल सबकी एक ही होती है। ऑल पीपल मस्ट डाई इन दिस वर्ल्ड। इस संसार के सभी लोगों को एक दिन अवश्य मरना है। तो धन का घमंड, वैभव का घमंड, शक्ति का घमंड, अच्छे कुल में परिवार में पैदा होने का घमंड कभी नहीं करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत घातक है। वी शुड हैव ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटी। हमें मानवीय गुण पैदा करना चाहिए जिससे हम आगे बढ़ सकें। तो हम चलते हैं, वर्ड मीनिंग थोड़ा सा देख लेते हैं। चर्चयार्ड, churchyard, a place of burial of dead body। जहाँ डेड बॉडी जलाई जाती है उसे चर्चयार्ड कहा जाता है। उसके बाद कर्फ्यू, कर्फ्यू कर्फ्यू का मतलब होता है रिंगिंग ऑफ बेल। बेल रिंगिंग ऑफ चर्च, गिरजाघर की घंटियां। टॉल्स, टॉल्स का मतलब होता है काज टू रिंग विथ स्लो, काज टू रिंग विथ स्लो, धीमी गति से बजना, इसको जो है टॉल्स कहते हैं। नेल, नेल का मतलब होता है पार्टिंग, विदाई। नेल, साउंड ऑफ बेल, साउंड ऑफ बेल एज साइन ऑफ डेथ, एज साइन ऑफ डेथ। ये मृत्यु का प्रतीक है। नेल जो है मृत्यु का प्रतीक है। पार्टिंग, डिपार्टिंग, पार्टिंग का डिपार्टिंग, विदाई का समय। पार्टिंग का डिपार्टिंग, विदाई का समय। हर्ड का ग्रुप ऑफ कैटल। हर्ड मीन्स ग्रुप ऑफ कैटल, पशुओं का समूह। ली, ग्रास लैंड या मीडो। ली का ग्रास लैंड या मीडो या पास्चर लैंड। ली का ग्रास लैंड या मीडो या पास्चर लैंड, चारागाह। प्लाउमैन, फार्मर। प्लाउमैन का फार्मर, किसान।
प्लाउमैन का फार्मर किसान, फार्मर किसान। प्लांट्स वॉकिंग स्लोली, प्लांट्स वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे वापस आना। प्लॉट्स का मतलब वॉकिंग स्लोली, धीरे धीरे वापस आना। बीनीथ का अंडर, नीचे। बीनीथ का अंडर, नीचे। रग, रग का रफ, भद्दा। रफ, भद्दा। एल्म, a kind of tree। A kind of tree, elm, a kind of tree। You, an evergreen tree। You, an evergreen tree। An evergreen tree। Heaves, rises, उभरा हुआ। Heaves, rises, उभरा हुआ। Trough, soil covered with grass। soil covered with grass, इसको trough कहा जाता है। moldering, loose earth। moldering का लूज अर्थ। लूज अर्थ, इसका मतलब स्वतंत्र भूमि। फोर फादर्स, एंसेस्टर्स। फोर फादर्स, एंसेस्टर्स, पूर्वज। फोर फादर्स का एंसेस्टर्स, पूर्वज। हैमलेट, स्मॉल विलेज। स्मॉल विलेज, छोटा गांव। नैरो सेल, स्मॉल ग्रेव, छोटी कप। नैरो सेल, स्मॉल ग्रेव, छोटी कप। ब्रीजी, प्लीजेंट विंड। ब्रीजी का सुखद हवा। प्लीजेंट विंड, सुखद हवा। इंसेन ब्रीदिंग, फ्रेश एंड स्वीट। इंसेन, incense breathing,
फ्रेश एंड स्वीट, ताजा और मधुर, फ्रेश एंड स्वीट। swallow, ababil, a kind of bird. Swallow, a kind of bird. swallow क्या है? a kind of bird. ababil, पक्षी. twittering, twittering का chirping. चर्पिंग, ट्विटरिंग का चर्पिंग, चहचहाना। ट्विटरिंग का चर्पिंग, चहचहाना। ट्विटरिंग मीन्स चर्पिंग, चहचहाना। Shrill calling, loud shrill. Shrill calling, loud voice, तीखी आवाज। Echoing, resounding, प्रतिध्वनि। echoing, resounding, प्रतिध्वनि। Lovely bed, small grapes, lowly, bed, small grapes। मूक, लाभ है, उपहास करना। मूक का लाभ है, उपहास, उड़ाना, उपहास करना। ट्वायल, हार्ड लेबर, ट्वायल का हार्ड लेबर। ट्वायल का क्या होगा? हार्ड लेबर। होमली का डोमेस्टिक, घरेलू। डोमेस्टिक, घरेलू। ऑब्सक्योर, अननोन टू फेम। ऑब्सक्योर, unknown to fame। obscure का unknown to fame। grandeur, greatness, greatness, grand and mighty। grand and mighty। grandeur का greatness, grand and mighty। disdain, full of hatred।
This is full of hatred. Full of hatred. वर्ड मीनिंग में एनल्स, एनल्स का मतलब ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री। एनल्स ANNALS, एनल्स मीन्स होता है ब्रीफ लाइफ हिस्ट्री। उसके बाद आपका है बोस्ट मीन्स प्राइड, बोस्ट मीन्स प्राइड, घमंड। हेराल्जाई नोबल बर्ड, नोबल बर्ड। नोबल बर्ड, उच्च कुल में जन्म लिए, श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न होना। पंप मीन्स होता है शो, दिखावा। इनवाइटेबल मीन्स इनवाइटेबल, that cannot be avoided, that cannot be avoided, that cannot be avoided। तो इस तरह से हम लोगों ने समरी और वर्ड मीनिंग के बारे में डिटेल चर्चा किया। वर्ड मीनिंग आप जरूर याद कीजिए, क्योंकि जब ये वर्ड मीनिंग आप याद करेंगे तो टेक्स्ट को समझने में आसानी रहेगी। अब अगले लेक्चर में जो है हम अगले लेक्चर में हम इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन बताने का प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।